नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अन अकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान जो मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना वाला जो आपका खंड आ है सेकंड पेपर का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज के जो हमने टॉपिक्स लिए हैं, आज के टॉपिक्स में हमारे दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला टॉपिक न्यायपालिका की अवमानना और दूसरा टॉपिक रहेगा ग्राम न्यायालय। तो जो पिछले वीडियोस मैंने इसके बनाए थे, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, अगर उनसे संबंधित जो भी आपको डाउट्स रहे उनकी चर्चा मैंने कमेंट्स बॉक्स में उनके उत्तर आपको दे दिए हैं। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर रहे होंगे। आज सबसे पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं न्यायपालिका की अवमानना। तो न्यायपालिका की अवमानना की अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। पहले तो आप ये क्लियर रखिएगा, संविधान में कहीं भी न्यायपालिका की अवमानना का वर्णन नहीं है। न्यायपालिका की अवमानना का जो टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, इसके संबंध में दंड की क्या व्यवस्था है। तो अगर मैं बात करूं तो न्यायपालिका की जो अवमानना है ये दो प्रकार की होती है। पहली है सिविल अवमानना और दूसरी है आपराधिक। सिविल अवमानना के अंतर्गत अगर न्यायालय के निर्णयों को लागू नहीं कराया जाता है ना, तो ये सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपराधिक अवमानना, अर्थात अगर न्यायाधीशों के व्यवहार के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा की जाती है और उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है आपराधिक अवमानना, है ना। इसके संबंध में दंड का भी प्रावधान किया गया है। विधि बना के न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है, 2000 तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की अवमानना की, तो काफ़ी छोटा टॉपिक है और बहुत छोटा ही इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है इसके संबंध में। तो न्यायपालिका की अवमानना की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक सिविल और दूसरी आपराधिक अवमानना, है ना। इसके संबंध में दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि न्यायपालिका की अवमानना वास्तव में है क्या। तो संविधान में न्यायालय की अवमानना को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु न्यायालय की अवमानना के नाम पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है ना। अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, किंतु न्यायालय के विरुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को जो व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित किया गया है या बाधित किया गया है ना। न्यायालय की अवमानना के नाम पर ये इसका नकारात्मक पक्ष है। न्यायालय की अवमानना का ये नकारात्मक पक्ष है। संविधान में ये जरूर उल्लेखित है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधानमंडल में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है ना। मतलब कि चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो उसमें जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूल ढांचा संविधान का, जिसमें कहा गया है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन किया गया तो हमें पुनः नया संविधान लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, इसलिए कहा गया कि संसद या राज्य विधानमंडल में इसके संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ठीक है। न्यायालय की अवमानना फिर जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार की होती है। पहली है सिविल अवमानना। सिविल अर्थात जिसके अंतर्गत अगर न्यायालय के निर्णय को लागू करने से मना किया जाता है तो ये सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है।
दूसरी होती है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना के अंतर्गत न्यायाधीशों के आचरण पर अगर सवाल उठाए जाते हैं तथा न्यायालय के सत्र को बाधित करने का प्रयास किया, सत्र यानी बैठक, है ना, जब न्यायालय में कार्य चल रहा हो, कार्यवाही चल रही हो, तो अगर उस समय कोई उसकी कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास करता है, उसको बाधित करने का यदि प्रयास किया जाता है या फिर न्यायाधीशों के आचरण पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है ना। तो मैं बात करूंगा कि भाई न्यायालय की अवमानना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये हमने इसमें चर्चा कर ली। अब न्यायालय की अवमानना के संबंध में 1971 में 1971 में एक विधि का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालय की अवमानना को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, इनको न्यायाधीश ने पूरे दिन कोर्ट में एक कोने में बैठने की सजा दी थी, है ना। कारण था वो न्यायपालिका की अवमानना उन्होंने की थी। जो न्यायपालिका का निर्णय था उसको लागू करने या जो आदेश था उसको नहीं माना था, उनको दिन भर वहीं बैठने की सजा दी थी, है ना। तो ये एक आपराधिक या दंडनीय अपराध है, जिसके अंदर व्यक्ति को 6 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और 2000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये जो न्यायालय की अवमानना के संबंध में सजा देने का जो अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है ना। जो अन्य कोर्ट होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोक अदालत, जो हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ी, तो इन सबको इनकी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार केवल और केवल किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने देखा न्यायपालिका की अवमानना, है ना। तो देखा कि भाई अवमानना का अर्थ क्या है। अगर कोई न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं कराता है या न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा होती है तो इसे न्यायपालिका की अवमानना माना गया है और ये दंडनीय अपराध है। इसके संबंध में विधि बनी हुई है, किंतु संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये न्यायपालिका की अवमानना है। आगे हम देखेंगे अगला टॉपिक ग्राम न्यायालय। जैसे कि हमने देखा था लोक अदालत, है ना, उसी प्रकार से ग्राम न्यायालय भी आपके यहाँ न्यायपालिका की संरचना में किए गए हैं। ग्राम न्यायालय के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ग्राम न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो कि एक प्रकार से कुछ ग्रामों का समूह बना के एक न्यायालय की स्थापना की जाती है और जो न्यायाधीश हैं समय समय पर ग्राम न्यायालय लगाते हैं गाँव के समूह में, जहां गाँव से संबंधित जो कार्य आते हैं वो लगाए जाते हैं। 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। इनके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है और ये भ्रमण करके, जैसा कि मैंने बताया कि भ्रमण करते हुए अलग अलग समय में, जैसे कहीं हाट लग रहा है या बाजार लग रहा है, तो ये वहाँ पर अपनी न्यायालय लगाते हैं। और यहाँ इस प्रकार के मामले, एक तो सिविल प्रकृति के मामले आते हैं। सिविल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेन देन से संबंधित मामले, है ना, विवाह से संबंधित मामले, संपत्ति अधिकार से संबंधित मामले, ये सभी मामले कैसे होते हैं? सिविल मामले होते हैं। साथ ही ऐसे मामलों की भी इनमें सुनवाई की जा सकती है जिनमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है ना। जो मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होता है, ऐसे मामले भी ग्राम न्यायालय में सुनवाई के लिए लाए जा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्राम न्यायालय इनके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है? जिला कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया लोक अदालत, लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पर जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो निर्णय दोनों पक्षों की सहमति के बाद दिए जाते हैं। तो चूंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है इसलिए उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। पर ग्राम न्यायालय के संबंध में ऐसा नहीं है। ग्राम न्यायालय के जो निर्णय हैं, इन निर्णयों के विरुद्ध जिला कोर्ट में अपील की जा सकती है ना। ये ध्यान रखिए, जिला कोर्ट में ग्राम न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। थोड़ा इसको डिटेल में देख लें। 2008 में भारत के विधिक न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनता के निकट ले जाने हेतु, है ना, और ज़्यादा
जैसा कि मैंने पिछली बार एक शब्द दिया था, कंसेप्ट दिया था, न्यायिक समावेशन, है ना। तो एक न्यायिक समावेशन की दिशा में एक कदम था कि ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया गया, और इस ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 के माध्यम से सॉरी 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ठीक है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का एक न्यायाधीश होता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, है ना, जिसकी जो नियुक्ति है उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की जाती है। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति हाई कोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार करती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट केवल सिफारिश करता है, नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार था। राज्यपाल इनकी क्या करता है, नियुक्ति। जैसे आपने पीएससी में देखा होगा कि पीएससी के जितने भी पद हैं सभी की नियुक्ति राज्य सरकार था राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं इनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है ना। ग्राम न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी शामिल गांव होते हैं इन गांवों का दौरा करना पड़ता है, और ये गांव का दौरा करने के बाद जो उचित स्थान होता है वहाँ पर ग्राम न्यायालय लगाए जाते हैं। उचित स्थान मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास जो बड़ा सा कस्बा होता है या कोई ऐसा गांव होता है जहाँ पर प्रति मंगलवार या प्रति सोमवार या गुरुवार या बुधवार या रविवार को हाट लगता है, बाजार लगता है, जहाँ आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं। तो जब ये आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं तो ऐसा ही कोई दिन मुकम्मल कर लिया जाता है और उस दिन ग्राम न्यायालय लगा लिए जाते हैं, और जो भी मुकदमे होते हैं, लोगों के जो भी केस होते हैं, वो केस व्यक्ति इन न्यायालयों में ले जाता है और इनमें सुनवाई होती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक तो सिविल प्रकृति के मामलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है, और सिविल प्रकृति के साथ साथ, है ना, ऐसे मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है, ऐसे मामलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है। तो अगर मैं बात करूँ ग्राम न्यायालय की, तो ग्राम न्यायालय की स्थापना 2008 का जो ग्रामीण न्यायालय अधिनियम संसद ने पारित किया इसके माध्यम से की गई, और कुछ राज्यों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना भी की। और ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है और जिसकी नियुक्ति हाई कोर्ट की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा ग्राम न्यायालय, है ना। तो आज हमने यहाँ पर 2 टॉपिक देखे। एक आपका न्यायपालिका की अवमानना। तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यायपालिका की अवमानना अर्थात जब न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है ना। अवमानना मतलब किसी को अपमानित करना, है ना। तो जब न्यायपालिका को किसी भी रूप में अपमानित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यायपालिका की अवमानना कहा जाता है। न्यायपालिका की अवमानना का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है, और चूंकि संविधान में वर्णन नहीं है तो इसके संबंध में संसद में एक विधि बनाई गई, और विधि बनाने के बाद न्यायपालिका की जो अवमानना है इसको अपराध घोषित किया गया, दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसकी अवमानना 2 प्रकार से होती है। एक सिविल अवमानना, मतलब जब कोई व्यक्ति इसके निर्णयों को, यानी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों को लागू करने से अगर कोई व्यक्ति मना करता है या लागू करने में जानबूझकर विलंब करता है ना, इग्नोर करना, जब अगर आप उसके निर्णय को इग्नोर करते हैं तो ये सिविल प्रकार की अवमानना मानी जाती है। दूसरी जो अवमानना है, आपराधिक अवमानना। अगर न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में कोई टिप्पणी करता है या फिर जो न्यायालय की बैठक चल रही हो, जिसे सत्र कहा जाता है, बैठक चल रही हो, है ना, सुनवाई चल रही हो, अगर कोई व्यक्ति सुनवाई को बाधित करने का प्रयास करता है तो इसे भी न्यायपालिका की अवमानना कहा जाता है। न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में 2 प्रकार के दंड की व्यवस्था है। एक तो कारावास की सजा हो सकती है और दूसरा आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि इसके माध्यम से जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 19, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं,
तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया गया है, बाधित किया गया है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायपालिका की अवमानना के नाम पर बाधित किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में दंड उचित है। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक हमारा, जो न्यायपालिका की अवमानना। दूसरा टॉपिक जो है वो है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो चलित न्यायालय के रूप में एक प्रकार से कार्य करते हैं। कुछ ग्रामों के समूह का निर्माण कर लिया जाता है और उन समूह के संबंध में जो न्यायाधीश होता है, प्रथम श्रेणी जो न्यायाधीश होता है, वो क्या करते हैं, सुनवाई करने का कार्य करते हैं। और एक प्रकार से चलित न्यायालय होते हैं। ऐसा स्थान इसमें देख लिया जाता है जहाँ पर अधिक लोगों की संख्या आ जाए, और अधिक लोगों की संख्या आने के कारण वहाँ पर ये सुनवाई करते हैं। इसके संबंध में ग्राम न्यायालय अधिनियम संसद में पारित किया गया, और इस ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना कुछ राज्यों के द्वारा की गई। ग्राम न्यायालय में सभी सिविल मामले आते हैं, है ना। जो सिविल प्रगति के मामले हैं वो आप ले जा सकते हैं, जैसे कि किसी को लेन देन का संबंधी मामला है, संपत्ति संबंधित मामला है, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामला है, उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार जो दादा से पिता को मिलता है, पिता से पुत्र को मिलता है, तो उत्तराधिकार संबंधी मामले भी आप ग्राम न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही ऐसे मामले भी ग्राम न्यायालय में ले जा सकते हैं जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है ना। ऐसे जो आपराधिक मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है। अच्छा, 2 वर्ष से अधिक की सजा का अगर प्रावधान है तो ऐसे मामले ग्राम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, इसका ध्यान रखिएगा। तो केवल ऐसे मामले जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है ग्राम न्यायालय में ले जा सकते हैं। ग्राम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इसमें एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, किंतु इसकी जो नियुक्ति की सिफारिश है वो कौन करता है, राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के द्वारा इनकी नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इसको थोड़ा डिटेल में फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि 2008 में भारत के विधिक न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनता के निकट, है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि न्यायिक समावेशन के अंतर्गत आम जनता के निकट ले जाने के लिए ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की। इसके लिए ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ठीक है, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का एक न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल गांवों का दौरा करके उचित स्थान पर ग्राम न्यायालय लगाने होते हैं और वहां पर सुनवाई करनी होती है। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहे, जिसमें हमने एक तो ग्राम न्यायालय को कवर किया और दूसरा हमने न्यायपालिका की अवमानना। अच्छा, हर वीडियो के बाद मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कॉल भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि सर इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, आप प्रश्न भी बताते जाइएगा। तो इसके जो प्रश्न हैं वो आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न इस प्रकार का इसमें बन सकता है। पहला तो शॉर्ट में कि न्यायपालिका की अवमानना से क्या आशय है ना। दूसरा कि न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में किस प्रकार की विधि का निर्माण किया गया है। तीसरा, न्यायपालिका की जो अवमानना है उसके संबंध में दंड की क्या व्यवस्था है। चौथा आता है कि न्यायपालिका की अवमानना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो न्यायपालिका की अवमानना के संबंध में बन सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा मैटर नहीं रहता है इसमें, तो लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें नहीं है, है ना। शॉर्ट जो है लगभग 50 शब्दों का इसमें क्वेश्चन पेपर बन सकता है ना। तो कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो ध्यान रखें, शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ग्राम न्यायालय जो है इसके संबंध में भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर नहीं मिल पाता है। प्रश्न सामान्य प्रकृति के इसमें बन सकते हैं कि ग्राम न्यायालय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
या इस प्रकार से बन सकता है कि ग्राम न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्राम न्यायालय में और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इनकी समीक्षा कीजिए। तो इसमें सुधार की अगर मैं बात करूं तो सुधार के लिए आप इसमें ये सुझाव दे सकते हैं कि भाई अधिक से अधिक ग्राम न्यायालयों का गठन किया जाए, जिससे कि जितने पेंडिंग केसेस हैं इन पेंडिंग केसों को जल्दी निपटाया जा सके। ठीक है, साथ ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए। न्यायाधीश जितने अधिक होंगे कार्यों का बोझ उन पर उतना कम होगा, उतने अधिक वो कार्य उतने अधिक वो केसेस को निपटा सकेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो है एक सुझाव ये भी दिया सकता है कि आपराधिक मामले की सुनवाई का भी इनको अधिकार दिया जाए, जिसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा का जिनमें प्रावधान हो, ऐसे अपराधों की सुनवाई का अधिकार दिया जाए। चूँकि अपील का इसमें प्रावधान होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसमें 5 वर्ष के जो सजा वाले मामले हैं उनकी भी सुनवाई का अधिकार ग्राम न्यायालय को दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ सुझाव हैं ग्राम न्यायालय के संबंध में जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का इसमें ज़्यादा मैटर नहीं रहता है। ठीक, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं, तो लगभग सभी राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं, है ना। प्रथम श्रेणी स्तर का मजिस्ट्रेट होता है, नियुक्ति कौन करता है, ये इस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक न्यायपालिका की अवमानना और दूसरा ग्राम न्यायालय, है ना। तो ध्यान रखिएगा। जो और साथ साथ अब आगे जो आने वाले वीडियोस हैं, क्योंकि ये छोटे टॉपिक है, आगे आने वाले वीडियो में हम बड़े टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि अभी मैं फैमिलियर हो रहा था आप लोगों से ऑनलाइन, आपके बौद्धिक लेवल को समझ रहा था, मैं मेरे बौद्धिक लेवल की बात कर रहा था। तो अब मैं कुछ लॉन्ग जो हैं, जैसे लोकपाल लोकायुक्त करंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इनको आने वाले वीडियोस में आपके सामने लेके आऊँगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको जो भी डाउट्स रहते हैं उन डाउट्स की चर्चा एक लाइव वो रखा जाएगा, एक लाइव सेशन रखा जाएगा, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो इथिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, आप उसमें मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक लाइव सेशन रहेगा। ठीक है, इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैं आपके सामने आऊँगा और एक लाइव सेशन के माध्यम से सभी आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। जब हमारी 2-2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। जो अभी हम पहली यूनिट देख रहे हैं, ये यूनिट हमारी लगभग 2-3 वीडियो के बाद ये हमारा पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही ये हमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो हर यूनिट को पूरा करने के बाद एक पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको ऐसे ही दूंगा, इसी फॉर्म में क्वेश्चन पेपर दूंगा कि किस किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको हर यूनिट के बाद एक वीडियो हमारा रहेगा जो केवल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड रहेगा। साथ ही मॉडल आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर राइटिंग आपको करना है, किन आंसरों पर बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो पिछले वर्षों की जो कुछ कॉपियां हैं, जो खुद मेरी भी कॉपी है या मेरे सिलेक्टेड जो छात्र हैं जो डीसी डीएसपी बने हैं, उनकी जो कॉपियां हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर उनके आंसर शेयर करूँगा, है ना। नाम तो नहीं बताऊँगा पर उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें उन्हें अधिकतम अंक मिले हैं, है ना। चाहे वो इथिक्स हो, चाहे वो संविधान हो, तो उसमें अधिकतम अंक आप कैसे ला सकते हैं, इनकी चर्चा मैं उस वीडियो में करूंगा। तो हर यूनिट के बाद हमारा ऐसा एक वीडियो रहा करेगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।